हेलो लर्नर्स। माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोरल डेवलपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यू कैन सी मोरल डेवलपमेंट बाय अंकुर सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक कि हम टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। मोरल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो चीज हम समझेंगे वो समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर कुछ स्टोरीज वगैरह इससे रिलेटेड जो मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, समझाऊंगा। और मोरलिटी के टाइप्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर मोरल डायलेमा क्या होता है और जो 6 स्टेजेस दी हैं कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। और क्रिटिक्स क्या थे कोलबर्ग थ्योरी के कि क्या उस पर आलोचना की गई वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसकी लेवल के बारे में भी एक बार पूरा एक तरीके से कि कोलबर्ग की लेवल्स को क्या दूसरे नामों से जाना जाता है वो भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू होगा आज के टॉपिक का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। मोरल डेवलपमेंट बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, मैं इसी प्रकार एजुकेशनल साइकोलॉजी पे और साइकोलॉजी पे वीडियो डालता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको भी पता है कि शेयरिंग अगर ज़्यादा करेंगे तो मेरा आई विल ऑल्सो गेट फील मोटिवेटेड। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। सो हियर वी गो। मोरल डेवलपमेंट बाय अंकुर सर। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो लर्नर्स, मोरल डेवलपमेंट जो था हमारा ये प्याजे ने भी दिया था और कोहलबर्ग ने भी दिया था। बट आज हम पढ़ेंगे कि मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग वाला पढ़ेंगे एक तरीके से कि मोरल डेवलपमेंट जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था उस उन्होंने अपना क्या बताया था मोरल डेवलपमेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्याजे का एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा मोरल डेवलपमेंट बाय प्याजे। ये वीडियो बेसिकली हमारा रहेगा मोरल डेवलपमेंट बाय कोहलबर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था? मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गुड एंड रॉन्ग इन देयर सोसाइटी। इसका मतलब मोरल डेवलपमेंट एक तरीके से वो चीज होती है जिससे जो बच्चे रिकॉग्नाइज समझ पाते कि क्या ठीक और क्या गलत है उनके समाज में, बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एज वेल एज लॉज। मतलब उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से और जो कानून होते हैं उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट नेम रेयान स्टोल द पेंसिल ऑफ अनदर स्टूडेंट एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड राहुल विटनेस द इंसिडेंट। जैसे एक कोई बच्चा है रेयान, उसने दूसरे बच्चे राहुल की पेंसिल को चुरा लिया, स्टील कर लिया। और उसने एक तरीके से राहुल विटनेस द इंसिडेंट और राहुल ने एक तरीके से गवाह था उस घटना का। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ गुड एंड रॉन्ग फॉर बोथ रेयान एंड राहुल। तो ये एक सिचुएशन है अच्छे की और बुरे की, जिसमें हमें दोनों पक्षों को लेंगे, रेयान का भी और राहुल का भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। वेरियस रिसर्चर आर मोर इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग एंड देयर थिंकिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जितने अलग अलग शोधकर्ता होते हैं वो इस बात पे इंटरेस्टेड रहते हैं कि चिल्ड्रन की, बच्चों की क्या मोरल रीजनिंग होती है, उनकी क्या सोच होती है ठीक और गलत की। जीन प्याजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग गेव देयर थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन रीजनिंग। मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था कि ये जीन प्याजे ने भी दिया था ये मोरल डेवलपमेंट और कोहलबर्ग कोहलबर्ग ने भी दिया था। कोहलबर्ग का तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। अभी प्याजे का मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इन दोनों ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी और उनकी दोनों का क्या बेस, क्या किस कॉन्सेप्ट पे बेस थी, रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के बेस। ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। प्याजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या कहता है प्याजे अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में? प्याजे वर्कड ऑन चिल्ड्रन मोरल जजमेंट। प्याजे ने काम किया चिल्ड्रन मतलब बच्चों की मोरल जजमेंट के ऊपर। यूजिंग क्लिनिकल इंटरव्यूज प्याजे क्वेश्चन 5 टू 13 ईयर ओल्ड स्विस चिल्ड्रन। मतलब अपने क्लिनिकल इंटरव्यूज की मदद से प्याजे ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किए, किनसे? स्विस चिल्ड्रन पे, अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स इन द गेम ऑफ मार्बल। जो मार्बल का एक तरीके का गेम होता है वहां के लोगों द्वारा खेला जाता है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन किए बच्चों को। ही टोल्ड टू डिफरेंट स्टोरीज ऑफ बॉय टू द चिल्ड्रन। और उन्होंने एक कहानी बताई बच्चों को और उन दोनों कहानी में जो कैरेक्टर्स थे उनको एक राइट और रॉन्ग एक्शन डिफाइन करना था उनको एक तरीके से। और आखिर में जैसे बच्चों को कहानी बताई उन्होंने और बच्चों को अपने ही डिसीजन मेकिंग से एक राइट और रॉन्ग एक्शन आइडेंटिफाई करना था,
जो कि कैरेक्टर के द्वारा प्ले किया गया, और उसके बाद एक कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर बिहेवियर, मतलब जो रिजल्ट आता है उनके बिहेवियर का, उस पे पहुंचना था एक तरीके से। तो ये आपको आया समझ में लर्नर्स? आगे बढ़ते हैं। स्टोरी 1 और स्टोरी 2 का भी एक्सप्लेन्ड पार्ट में देखेंगे विस्तार पूर्वक। देयर इज अ बॉय नेम्ड जॉन, एक लड़के का नाम था जॉन। ही वाज प्लेइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस, अपने घर के बाहर खेल रहा था। हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, उसकी माँ ने उसको डिनर के लिए बुलाया। एज ही ओपनड द डाइनिंग रूम डोर ही एक्सीडेंटली नॉक्ड ओवर द ट्रे ऑफ कप्स, ब्रेकिंग ऑल 15। और जैसे उसने डाइनिंग रूम के डोर को, दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो गलती से उसके सारे मतलब जो सामने खड़ा था वो ट्रे ऑफ कप्स थे, वो 15 के 15 कप टूट गए। ये तो पहला स्टोरी था। फिर दूसरे स्टोरी में देखते हैं क्या इंसिडेंट हुआ। देयर इज अनदर बॉय हेनरी हु केम होम फ्रॉम स्कूल हंग्री, और एक लड़का था हेनरी, उसकी माँ ने, वो उसको भूख लगी हुई थी। हिज मदर आस्क्ड हिम नॉट टू ईट एनीथिंग, और उसकी माँ ने उसे बोला कि आपको कुछ नहीं खाना डिनर से पहले। बट ही क्लाइंड अप द कबर्ड टू स्टील द कुकीज, लेकिन वो कबर्ड पे चढ़ गया कुकी को, मतलब बिस्किट्स को चोरने के लिए। वाइल अप देयर ही ब्रोक वन कप, और वहां ऊपर चढ़ते ही उसका एक कप टूट गया। प्याजे आस्क्ड द चिल्ड्रन विच ऑफ द टू बॉयज नॉटियर, तो प्याजे ने दोनों, मतलब अपने बच्चों से, अब उन स्विस बच्चों से क्वेश्चन किया कि उन दोनों बच्चों में से कौन सा शरारती ज्यादा था और क्यों। तो उन्होंने, जो बच्चों ने क्या जैसे अलग अलग अपने जवाब दिए। हु एक्सीडेंटली ब्रेक 15 तो कि पहला जो स्टोरी बताया था जॉन के बारे में जिसने 15 कप तोड़े, वो ज्यादा नोटी था या हेनरी ज्यादा नोटी था जिसने बिस्किट्स को चुराया, कुकीज को चुराया। प्याजे आस्क्ड द चिल्ड्रन विच ऑफ द टू बॉयज नोटी, एंड वाइल वेल इंटेंशन्ड जॉन हु ब्रेक एक्सीडेंटली, मतलब एक तरीके से इसमें पूरी स्टेटमेंट में यही बताया गया है कि जो प्याजे ने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि राहुल, सॉरी जॉन या हेनरी, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा नोटी था और क्यों। तो बच्चों ने अपने अलग अलग जवाब दिए कि जॉन ने, तो कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया कि अगर जॉन ने 15 कप ब्रेक किए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया कि हेनरी ज्यादा नोटियर है क्योंकि उसने इंटेंशन गलत थी, क्योंकि उसको बिस्किट चोरी नहीं करने चाहिए थे, कुकीज को चोरी नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से प्याजे ने दोनों के कंक्लूजन को लिया और फिर आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष पे पहुंचे। पहला है हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो कि 5 से 8 साल के बच्चों में होती है। हेट्रोनोमस मींस द कंडीशन ऑफ बीइंग अंडर द डोमिनेशन ऑफ एन आउटसाइड अथॉरिटी। हेट्रोनोमस का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें दूसरे डोमिनेशन में होते, बीइंग अंडर द डोमिनेशन ऑफ एन आउटसाइड अथॉरिटी, जिसमें आउटसाइड अथॉरिटी के डोमिनेशन में होते हैं, उसको कहते हैं हम हेट्रोनोमस मोरालिटी। क्या कहते हैं? हेट्रोनोमस मोरालिटी, मतलब जिसके दूसरे के आउटसाइड अथॉरिटी के डोमिनेशन में, उसको कहेंगे हेट्रोनोमस मोरालिटी। इसमें बच्चों को ये दिया जाता है कि बच्चों को रूल्स, नियम दिए जाते हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा, जैसे गॉड आ जाता है, भगवान, पेरेंट्स, टीचर्स, और ये रूल्स कंसीडर किए जाते हैं परमानेंट और अनचेंजेबल, मतलब स्थायी होते हैं और इनमें बदलाव की संभावना कम ही मानी जाती है एक तरीके से। तो ये आपको आ गया होगा समझ में लर्नर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। एंड रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ओबीडियंस, और बच्चों को एक आदर का भाव इनमें आता है एक तरीके से। स्ट्रिक्ट ओबीडियंस उनको फॉलो करना होता है, स्ट्रिक्ट ओबीडियंस। यंग चिल्ड्रन ईगोसेंट्रिज्म ड्राइव देम टू बिलीव इन 3 थिंग, और यंग चिल्ड्रन का जो ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब एक तरीके से ये मैंने आपको टर्म डिफाइन कर रखी कि अपने बारे में ज्यादा सोचना। ड्राइव्स देम टू बिलीव इन 3 थिंग्स, इमिनेंट जस्टिस, ऑब्जेक्टिव consequences एंड एब्सोल्यूटिज्म। मतलब young children egocentrism them to believe in 3 things: imminent justice, objective consequences and absolutism। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। इमिनेंट जस्टिस मतलब बिना बायसनेस किए न्याय करना। ऑब्जेक्टिव कंसिक्वेंसेस मतलब किसी इंसिडेंट के क्या प्रभाव होते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, वो कंसिक्वेंसेस। और एब्सोल्यूटिज्म, इमिनेंट जस्टिस मींस पनिशमेंट शुड ऑटोमेटिकली फॉलो बैड बिहेवियर। इमिनेंट जस्टिस का दूसरा मतलब ऐसे भी कह सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि जो पनिशमेंट मिलेगी वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, किसके? बैड बिहेवियर के द्वारा। जैसे किसी बच्चे ने बैड बिहेवियर किया तो उसको तो सजा मिलनी ही है, पनिशमेंट मिलनी ही है उसको।
तो ये बताया हमारा इमिनेंट जस्टिस में। ऑब्जेक्टिव कंसिक्वेंसेस मींस द बिहेवियर इज रिगार्डेड एज बैड, कि बिहेवियर को बुरा माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर विजिबल कंसिक्वेंसेस, जो दिखाई देने वाले प्रभाव के कारण, रिगार्डलेस ऑफ देयर इंटेंशन और जस्टिफिकेशन फॉर द एक्शन। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो प्रभाव होंगे किसी इंसिडेंट के वो बुरे ही होंगे अगर उसका इंटेंशन बुरा होगा। एज अ रिजल्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनइंटेंशनल डैमेज इज कंसिडर्ड वर्स देन अ लिटिल अमाउंट ऑफ इंटेंशनल डैमेज। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनइंटेंशनल डैमेज ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू इंटेंशनल डैमेज के। फॉर एग्जांपल इन द स्टोरी अबाउट जॉन एंड हेनरी मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि जॉन और हेनरी की स्टोरी बताई थी मैंने आपको, they regard John as naughtier despite his innocent intention। मतलब जो मैंने स्टोरी बताई थी, जॉन को कुछ उन्होंने बताया कि जॉन ज्यादा नोटियर था। क्यों नोटियर था? हालांकि उसकी इनोसेंट इंटेंशन थी, लेकिन उसने ज्यादा कप तोड़े। ही ब्रोक मैनी मोर कप्स। आया समझ में? तो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट कंसिक्वेंसेस, मतलब जिसमें एक तरीके से जो इंसिडेंट का बुरा होता है वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस। थोड़ा सा समझने लायक ज्यादा है क्योंकि इसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है टर्मिनोलॉजीज में, लेकिन मैं ऊपर से सरल तरीके से बता देता हूँ क्योंकि इतना डीप में नहीं जाना आपको। ऑब्जेक्टिव कंसिक्वेंसेस का मतलब ये है कि किसी चीज का जो रिजल्ट को ही देखे और उस रिजल्ट को देखने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचना कि जिसका रिजल्ट बुरा था, जैसे जॉन और हेनरी ने 2 इंसिडेंट किया था लेकिन जॉन ने 15 कप तोड़े तो उसको बुरा कंसिक्वेंस, ऑब्जेक्टिव कंसिक्वेंसेस के हिसाब से उसको बुरा माना गया एज कंपेयर टू हेनरी के। जॉन को बुरा कंसिडर किया गया क्योंकि उसने ज्यादा कप तोड़े, लेकिन उसका इनोसेंट इंटेंशन था, किसका? जॉन का। लेकिन रिजल्ट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट कंसिक्वेंसेस के हिसाब से उसको एक तरीके से वर्स कंसीडर किया। आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूटिज्म मींस लॉज एज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजेबल, मतलब जो कानून होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं और अनचेंजेबल मतलब बदलाव नहीं हो सकते उसमें। एग्जांपल डिवाइन लाइक, डिवाइन मतलब सैक्रेड, लाइक एक तरीके से सैक्रेड मतलब दिव्य। चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स कैन नॉट बी चेंज एंड दे हैव ऑलवेज बीन द सेम। इसमें बच्चे विश्वास करते हैं कि नियम हमेशा बदल नहीं सकते एंड दे हैव ऑलवेज बीन द सेम, कि और नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। मतलब एक बेसिकली बात की जाए, एब्सोल्यूटिज्म पे ज्यादा एम्फोसिस किस बात पे दिया गया है? एब्सोल्यूटिज्म में ज्यादा फोकस दिया गया है हमारा डिवाइन लाइक या अनचेंजेबल, मतलब कि कोई जो रूल्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, उनको बदला ही नहीं जा सकता। ये आइडियोलॉजी होती है एब्सोल्यूटिज्म में। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ समझने के तौर पे, अगर आप देखें कि थोड़ा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है ये टर्मिनोलॉजी क्योंकि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, और डीप अंडरस्टैंडिंग जाने के लिए आपको पहले बेसिक चीजें जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमस मोरालिटी, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। हेटेरोनोमस मोरालिटी हमने पढ़ लिया, 5 से 8 साल तक के बच्चों में होती ही। अब है ऑटोनोमस मोरालिटी, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, जो कि 9 इयर्स या ओल्डर वाले में होती है। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज मोरल रिलेटिविज्म। इस स्टेज को हम मोरल रिलेटिविज्म के नाम से भी जानते हैं। मोरालिटी बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट इंस्टेंस, ऐसी मोरालिटी जो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट पे इंस्टेंस पे बेस होती है। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन मोरालिटी एट दिस स्टेज डिपेंड ऑन इंटेंशन, और बच्चों के हिसाब से इस स्टेज की मोरालिटी ज्यादातर किस बात से प्रभावित होती है? इंटेंशन पे, नोट द कंसिक्वेंसेस। जो पहले वाली मोरालिटी थी हेटेरोनोमस मोरालिटी, उसमें कंसिक्वेंसेस पे ज्यादा फोकस था, इसमें इंटेंशन पे ज्यादा फोकस है। इस पे कंसिक्वेंसेस पे ना होके इंटेंशन पे ज्यादा फोकस है। नाउ द रूल्स और लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी चेंज। और इस मोरालिटी के हिसाब से नियम और कानून जरूरी नहीं होते, मतलब डोमिनेंट नहीं होते, उनको बदला जा सकता, फ्लेक्सिबल हो गए अभी इसमें। एज पर प्याजे अराउंड द एज ऑफ 9, और प्याजे के अनुसार 9 साल की अवस्था में चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू सी मोर रूल्स फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर रूल्स देखना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के व्यू के अनुसार, बिकॉज दे हैव ओवरकम ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि उन्होंने ईगोसेंट्रिज्म से वो ओवरकम आ चुके हैं। क्लियर है आपको? इट इज नॉट रॉन्ग टू डिसओबे द रूल्स एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में रूल्स को डिसओबे करना जरूरी नहीं होता, रेदर देन द इंटेंशन, इंटेंशन के हिसाब से।
द रेगुलेशन एंड द इंडिविजुअल कंडीशन आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। इस मोरालिटी के हिसाब से रूल्स को डिसोबे करना जरूरी नहीं होता, मतलब गलत नहीं होता। रेदर द इंटेंशन, द रेगुलेशन एंड द इंडिविजुअल कंडीशन आर टेकन इनटू अकाउंट, और इसमें इंटेंशन, रेगुलेशन और इंडिविजुअल की कंडीशन को भी ध्यान में रखा जाता है निर्णय लेते वक्त। ये इसका मेन फोकस है। चिल्ड्रन अडोप्ट अ फेयरनेस नॉर्म नोन एज रेसिप्रोसिटी, और इसमें जो बच्चे हैं एक नॉर्म को अडोप्ट करते हैं जिसको रेसिप्रोसिटी कहते हैं, इन विच दे शो द सेम केयर फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर, जिसमें वो दूसरों का भी एक तरीके से फायदा सोचते हैं एज दे डू फॉर देमसेल्फ। अकॉर्डिंग टू पियाजे, और पियाजे के अनुसार यू स्क्रैच माई बुक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि मतलब अगर तुमने मेरी बुक को स्क्रैच किया तो मैं भी तुम्हारी बुक को स्क्रैच करूंगा। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ द कोऑपरेशन, और इसको मान सकते हैं कि बिगिनिंग मतलब शुरुआत हो गई हमारी मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन की। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं अभी। कोलबर्ग वर्क वाज बेस्ड ऑन पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का काम किसके बेस पे था? पियाजे की थ्योरी के बेस पे था मोरल डेवलपमेंट की। इस थ्योरी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड द मोरल रीजन फॉर दोज एक्शन, मतलब एक्शन का भी रिलेशन था उनका और मोरल रीजन फॉर दोज एक्शन, मोरल रीजन फॉर दोज एक्शन। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोलबर्ग की थ्योरी के? मोरल डिसीजन आर बेस्ड ऑन रीजनिंग, जो मोरल डिसीजन है ना वो रीजनिंग पे बेस होते हैं एक तरीके से। अनलाइक पियाजे इंक्लूडेड एडोसेंस इन स्टडी एंड ही फॉलोड द पार्टिसिपेंट टू डू अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, और जो पार्टिसिपेंट हो वो क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करेंगे। ही री इंटरव्यूड देम एट 3-4 years इंटरवल आफ्टर 20 years, और उन्होंने उनको दोबारा मिलाया 3 से 4 साल के बाद ओवर 20 years। Kohlberg examined both children and adults moral reasoning by providing them with moral dilemmas। उसने बच्चों को moral dilemmas दिए, hypothetical situation दी, और जिससे बच्चों का टफ डिसीजन वो कर पाए और रीजन को कर पाए। ही एनालाइज द चेंजेस इन द बॉय मोरल जजमेंट्स एंड जनरेटेड 6 स्टेजेस। उन्होंने एक तरीके से चेंजेस देखे बॉयज में और मोरल जजमेंट की 6 स्टेज बताई उन्होंने एक्सप्लेन करके अपनी इसकी हिसाब से। वो अभी आगे देखेंगे, उससे पहले आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये लर्नर्स देखो, ये जो आज का टॉपिक है ये लेंथी भी होगा और अंडरस्टैंडिंग भी होगा। अगर समझ में नहीं आया तो सर के ऊपर से है, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज ऐसी खतरनाक है। जैसे जैसे हमने अभी थोड़ी पिछली स्लाइड में किया था कि ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, इमिनेंट जस्टिस, एब्सोल्यूटिज्म, अगर ये समझ में ही नहीं आया आपको तो फिर तो आप क्रैमिंग तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्रैमिंग से तो क्वेश्चन होंगे नहीं, कॉन्सेप्ट से ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो समझना जरूरी है, टाइम लेके समझिए। अगर फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आई विल टेल द सॉल्यूशन ऑफ दैट। मोरल डायलेमा देखिए क्या होता है। मोरल डायलेमा में एक स्टोरी है, ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। एक यूरोप में एक वुमेन थी जो कैंसर से सफर कर रही थी। देयर वाज वन ड्रग दैट द डॉक्टर थॉट माइट सेव हर, और वहां के डॉक्टर का ये मानना था कि एक ड्रग है वहां पे जो उसकी जान को बचा सकता है। अ ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन हैड डिस्कवर्ड इट, और वहां की जो लोकेशन पे एक ड्रगिस्ट ने उसको डिस्कवर कर लिया। बट ही वाज चार्जिंग 10 टाइम्स व्हाट द ड्रग कॉस्ट हिम, लेकिन वो 10 गुना चार्ज कर रहा था। अब उसको पता था कि मेरे ड्रग से ही तो ठीक होने वाले हैं, तो उसने इस बात का फायदा उठाया और चार्ज अमाउंट बढ़ा दिया 10 टाइम्स। सपोज एक्स उसका प्राइस था तो 10 टाइम्स उसका बढ़ा दिया प्राइस। द सिक वुमेन हस्बैंड हिंज, अब हिंज जो था कौन था? उस बीमार औरत का हस्बैंड था। वेंट टू एवरीवन ही न्यू टू बोरो द मनी, उस वो पैसा लेने गया सभी लोगों के पास, लेकिन सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद भी वो आधा पैसा बराबर जोड़ पाया। मतलब इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी 5 गुना पैसा ही जोड़ पाया, और लेकिन प्राइस कितना था? 10 गुना। तो हिंस ने क्या किया कि उसने सोचा कि चलो अभी चुरा ही लूं ड्रग्स को, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और वाइफ की सिचुएशन है क्रिटिकल, तो चुराना ही ऑप्शन रह गया उसके पास। सो शुड हिंस हैव डन दैट? तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इनको वो चुराना चाहिए था? तो 6 स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी आ गई इस बेसिस पे। पहली स्टेज क्या कहती है? प्री कन्वेंशनल लेवल, मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, जिसके हिसाब से जो हमारे मोरालिटी होती है वो बाहर से कंट्रोल की जाती है। बिफोर एज 9, और कब होती है ये? 9 साल की अवस्था से पहले।
द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और इसको हम कहते हैं पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, रूल्स को फॉलो करो, पनिशमेंट को अवॉइड करो, एंड बैड कंसिक्वेंसेस। देखो इसके दो स्टेज आई इसकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में कोलबर के अनुसार। पहली स्टेज थी पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें ये बताया गया कि रूल्स को, नियमों को मानो और पनिशमेंट से बच जाओ, या उसके बुरे प्रभाव होते हैं जो पनिशमेंट के। ये हुई हमारी स्टेज वन। फिर आती है स्टेज टू, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, जिसमें बताया गया है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। राइट और रॉन्ग आर डिटरमाइंड, मतलब ठीक और गलत डिटरमाइंड किए जाते हैं पर्सनल नीड्स के हिसाब से। मतलब किसी बंदे की क्या आवश्यकता है, इफ आई वॉन्ट इट दैट इज राइट, अगर मैं चाहता हूं तो वो ठीक है। ये किसके रेफरेंस में बताया? मोरल डायलेमा के रेफरेंस में बताया। समझ में आ गया होगा आपको। दे अंडरस्टैंड रेसिप्रोसिटी एज एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल दैट फॉर यू। एक तरीके से रेसिप्रोसिटी कॉन्सेप्ट भी बताया। ये रेसिप्रोसिटी को आप रिलेट कर सकते हो, किसके साथ रिलेट कर सकते हो? रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होते हैं ना, मतलब उल्टा करने वाले। रेसिप्रोसिटी को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये भी क्लियर हो गया होगा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन मतलब राइट और रॉन्ग किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? पर्सनल नीड्स के हिसाब से। ठीक गलत किसके हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं? अपनी पर्सनल नीड के हिसाब से, या हम क्या चाहते हैं। अगर मेरे को आवश्यकता उस चीज की तो ये ठीक है। इसका मेन आइडिया है ये स्टेज टू का, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन का। फिर है कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल देख लिया हमने, अभी है कन्वेंशनल लेवल। एक्टिविटली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम, एंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर। इसमें करंट सोशल सिस्टम को एक्टिवली मेंटेन किया जाता है। एंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर, ओल्डर चिल्ड्रन एडोलसेंट इसमें आते हैं एक तरीके से, मोस्टली एडल्ट्स। स्टेज थ्री आती है द गुड बॉय एंड गुड गर्ल। पहली दो स्टेज आई थी प्री कन्वेंशनल में, अभी स्टेज तीन और चार आएगी कन्वेंशनल में, और पोस्ट कन्वेंशनल में स्टेज पांच और स्टेज छह। स्टेज तीन में क्या होता देख लीजिए, गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छा लड़की ओरिएंटेशन होती है इसमें। मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, अ स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस बेस्ड ऑन द म्यूचुअलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस किस पे बेस होता है? म्यूचुअलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन पे, एज एक्सप्रेस्ड इन द गोल्डन रूल, जो कि गोल्डन रूल में बताया गया है। ट्रीट अदर पीपल द वे यू वुड ट्रीट योरसेल्फ। गोल्डन रूल में ये हिसाब से ये बताया गया है कि लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करो जैसा आप अपने आप चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है साइकोलॉजी के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करोगे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार होना ही है। ऑफ कोर्स ये बात है। दूसरे को गाली दोगे, वो तुम्हें गाली देगा। ये भी समझ सकते हो इसको। बीइंग गुड मीन्स बीइंग नाइस एंड डूइंग थिंग्स टू प्लीज अदर, मतलब दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। दूसरों को अगर सपोर्ट करोगे, रेस्पेक्ट करोगे, वो भी तुम्हें रेस्पेक्ट करेगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये तो ये हुआ हमारा स्टेज तीन में। फिर आता स्टेज फोर, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन स्टेज का नाम है। इसमें क्या होता है? लॉज एंड अथॉरिटीज मस्ट बी ओबेड, जो कानून और अथॉरिटी होती है उनको हमेशा ओबे करना चाहिए, बिकॉज दे आर वाइटल फॉर इंश्योरिंग सोसाइटल ऑर्डर, क्योंकि वो जरूरी होते हैं सोसाइटल ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, एंड कोऑपरेशन बिटवीन पीपल, और लोगों को आपस में एक तरीके से कोऑपरेट करने के लिए। ये बात भी क्लियर है ना आपको? आगे है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। फिर आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मोरालिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, की मोरालिटी किस चीज में डिफाइन की गई है? एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे। एंड वैल्यूज दैट अप्लाई टू ऑल सिचुएशन एंड सोसाइटी, और उन वैल्यू पे भी जो सभी परिस्थितियों में, सभी स्थितियों में और सोसाइटी में, सभी समाजों में एप्लीकेबल हो। रेयर विद एडोलसेंट एंड फ्यू एडल्ट, और ये रेयर होती है एडोलसेंट और फ्यू एडल्ट के साथ। तो फिर आगे हमारी स्टेज पांच, स्टेज फाइव, द सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को लॉज और रूल्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। मतलब उनको ये नहीं होता कि रूल अगर ये बना दिए, कानून बना दिए हैं तो आपको फॉलो ही करने हैं। फ्लेक्सिबल है। आप अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आपको थोड़ा तोड़ भी सकते हो तो कर सकते हो। दे कैन इमेजिन ऑल्टरनेटिव टू देयर ओन सोशल ऑर्डर, और इसको करने के लिए वो अपने सोशल ऑर्डर में ऑल्टरनेटिव भी सब फॉलो कर सकते हैं। एंड दे emphasize fair procedure for interpreting and changing the law. The moral choice is determined by socially agreed upon standard. और जो moral choice किस बात पे डिटरमाइन की जाती है? सोशली एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा ग्रेटेस्ट नंबर पे। फिर आता है स्टेज सिक्स, जो लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है स्टेज 6। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ द लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। इसके हिसाब से क्या बताया गया है कि जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के हिसाब से राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। मतलब जो सही एक्शन होंगे ना वो डिफाइन किए जाएंगे एथिकल प्रिंसिपल के हिसाब से। किसके हिसाब से? एथिकल प्रिंसिपल के हिसाब से, जो कि चूज किए जाते हैं कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसमें सोल से रिलेटेड होती है कि मतलब सोल के अंदर देखना, एक तरीके से अपने अंदर देखना। ये काफी इतनी डेस्क्रिप्टिव है, इसको बताऊंगा तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा, इसको छोड़ देते। मतलब ये बात ध्यान रखना कि अपने अंदर देखना, कंसाइंस मतलब दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, जो पूरी मनुष्यता के लिए जरूरी होता है, रिगार्डलेस ऑफ द लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। इस बात को रिगार्डलेस कि वो उनका सोशल एग्रीमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। ये तो बता दिया मैंने कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में। अभी इसके आलोचना भी की थी। आपको भी पता कि कोई भी साइकोलॉजी में या किसी भी मेडिकल साइंस में या कभी भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप साइंस में भी चले जाइए, हर चीज के जो रिसर्चर होते हैं, जो ये हमारे साइंटिस्ट होते हैं या जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये इनके क्रिटिक्स भी किए जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो होता है ना अपडेट होते जाते हैं। देखो पहले आपको रिलेट करके देख सकते हो साइंस के साथ रिलेट करके, पहले फोन आए थे हमारे पास, कौन से बटन्स वाले, फिर आ गया, अब तो एंड्रॉइड आ चुके हैं। तो डेवलपमेंट कितना हो रखा है, और जरूरी भी होता है एक तरीके से, क्योंकि बटन वाले फोन वो काम नहीं कर सकते जो अब टच स्क्रीन वाले एंड्रॉइड फोन कर सकते हैं। तो फायदा भी है एक तरीके से। तो लेकिन ये नहीं होता कि सीधा ही एकदम एंड्रॉइड फोन आ गया, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज में वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं होता, जैसे आपने भी देखा था कि जो होमोसैपियन ह्यूमंस को कंसीडर किया जाता है कि वो गोरिल्ला से निकल के आए हैं एक तरीके से, लेकिन ऐसा तो नहीं हो गया कि एकदम कोई गोरिल्ला का बेटा हो गया वो सीधा होमोसैपियन बन गया। ऐसा नहीं होता, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। क्रिटिक्स ऑफ कोलबर्ग थ्योरी देखते हैं। मोरल रीजनिंग डज नॉट इक्वल मोरल बिहेवियर। मोरल रीजनिंग को इक्वल कंसिडर नहीं किया जा सकता मोरल बिहेवियर के इक्वलेंट। कोहलबर्ग थ्योरी इज कंसर्न्ड विद मोरल थिंकिंग। कोहलबर्ग की थ्योरी को आलोचनात्मक, जो आलोचना की जिसको कोहलबर्ग की थ्योरी को, उन्होंने बताया कि जो ये कोहलबर्ग की थ्योरी है ना, ये मोरल थिंकिंग पे कंसर्न करती है, बट देयर इज अ बिग difference between knowing what we ought to do versus or our actual action. Moral reasoning therefore may not lead to moral behavior, और इसके कारण moral reasoning नहीं एलाइड कर सकती moral behavior पे। over emphasize justice, ओवर एम्फसाइज जस्टिस में ये बताता है, क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओवर एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने ये बताया कि ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है ना, ये ओवर एम्फसाइज कर रही है न्याय के कॉन्सेप्ट को। मेकिंग मोरल चॉइसेस, जब हम मोरल चॉइसेस को बनाते हैं, फैक्टर सच एज कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? करुणा का भाव। केयरिंग, केयरिंग मतलब दूसरों की केयर करना। एंड अदर इंटरपर्सनल फीलिंग, और दूसरी इंटरपर्सनल फीलिंग जैसे एम्पथी, सिंपथी, ये सारी इंटरपर्सनल फीलिंग्स होती हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोरल रीजनिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोरल रीजनिंग में। कल्चरल बायस, बायस का मतलब किसी एक के ऊपर एक तरीके से, जैसे एक तरीके से पार्शियलिटी ना करना। बायसनेस मतलब दोनों को इक्वल ट्रीट करना। Individual culture emphasize personal right, while collective culture stress the importance of society and community. Eastern collective culture may have different moral outlooks that Kohlberg theory does not take into account. Kohlberg did not account for cultural difference in moral reason. एक तरीके से ये बताया गया है इसमें कि जो ईस्टर्न कल्चर थे वो मोरल आउटलुक्स को अलग तरीके से देखते थे, जिसको कोहलबर्ग ने अकाउंट में भी नहीं लिया एक तरीके से, मतलब अपनी थ्योरी में कोई कंसिडरेशन ही नहीं दिया उसको। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग, और मेन चीज इसकी है पॉइंट की कि कोहलबर्ग ने क्या नहीं बताया, कल्चरल डिफरेंस को नहीं बताया, अकाउंट में नहीं बताया अपने मोरल रीजनिंग में। फिर एज बायसनेस, एज बायसनेस क्या कहता है? मोस्ट ऑफ ही सब्जेक्ट्स वर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16, और उसके जो जितने भी ज्यादा सब्जेक्ट्स थे ना वो 16 साल की नीचे नीचे वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल थे। वो उससे हैड नो एक्सपीरियंस विद मैरिज। मतलब जो कोलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए वो 16 साल के कम उम्र के बच्चों पे किए, जिनको अनुभव की कमी थी क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। द हिंज डायलेमा में हैव बीन टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर दोज हु चिल्ड्रन correspond suggest that Kohlberg theory was gender biasness since all the subjects in simple were male। और जो कोहलबर्ग का जो हिंज का डायलेमा था जो कोहलबर्ग ने उसमें थ्योरी में बताया, वो जेंडर बायसनेस पे भी एक तरीके से इंडिकेशन करता है, क्योंकि वो सिर्फ मेल पे ही
मेल की विचारधारा पे ही फोकस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग बिलीव्ड दैट वुमेन टेंडेड टू रिमेन एट द थर्ड लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और कोलबर्ग का ये कहना था कि मोरल डेवलपमेंट हमेशा तीसरे लेवल पे रहती है, बिकॉज दे प्लेस अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन थिंग्स सच एज सोशल रिलेशनशिप एंड द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कोलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। कोलबर्ग ने बताया कि मोरल रीजनिंग डेवलपमेंटल है। Kohlberg stated that moral reasoning is developmental, but it is not. A grown adult can behave according to the fear of punishment for his parent, which is not expected behavior according to the Kohlberg theory. एक जो grown adult होता है वो ऐसी तरह का बिहेवियर करता है जैसे कि वो अपने पेरेंट से डर रहा हो, जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होता अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी के हिसाब से। मतलब बेसिकली ये बताया गया है कि जो बड़ा बच्चा होता है, एडल्ट बच्चा होता है, वो ऐसे बिहेव नहीं करता अपने पेरेंट्स की पनिशमेंट के बेसिस पे। मतलब कई बार क्या होता है, बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, वो ही जाते हैं अपने एडोलसेंट में, तो वो ऐसे अपने माँ बाप की कमी सुनते हैं। तो ये कोलबर्ग की थ्योरी से एक्सपेक्टेड नहीं था। ये इसकी क्रिटिक्स थी कोलबर्ग थ्योरी की। फिर लास्ट चीज आती है हमारी प्री कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज को क्या क्या नाम से जाना जाता है? ओबीडियंस एंड पनिश। लर्नर्स देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं कई बार। द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आती है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। कौन सी मोरलिटी? प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बिहेवियर ड्राइवन बाय अवॉइडिंग पनिशमेंट। की बिहेवियर कहां से ड्राइव किया जाता है? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। फिर आता स्टेज 2 नेव हेडोनिस्टिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, बिहेवियर ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिगार्ड्स। मतलब जो बिहेवियर जहां से लिया जाता है सेल्फ इंटरेस्ट को ड्राइव करते हुए और रिवॉर्ड्स को ड्राइव करते हुए। लेवल 2 आती है कन्वेंशनल मोरलिटी, और स्टेज 3 और स्टेज 4 आती है जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और बिहेवियर इज ड्राइवन बाय सोशल अप्रूवल। मतलब जो समाज के हिसाब से बिहेवियर अप्रूवल होता है उसको कहते हैं स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। स्टेज 4 में लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, बिहेवियर इज ड्राइवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी एंड कंफर्मिंग टू सोशल ऑर्डर। फिर है फिफ्थ स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, बिहेवियर ड्राइवन बाय बैलेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें एक संतुलन होता है किस किस के बीच में? सोशल ऑर्डर के बीच में और इंडिविजुअल राइट्स के बीच में एक संतुलन होता है लर्नर्स। फिर होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, बिहेवियर ड्राइवन बाय इंटरनल मोरल प्रिंसिपल। जो बिहेवियर कैसे ड्राइव किया जाता है? इंटरनल मोरल प्रिंसिपल के बेसिस पे बिहेवियर ड्राइव किया जाता है। ये आता हमारा स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो लर्नर्स ये थे हमारे आज के लेवल, क्लियर कर लिए। एक बार क्विक ओवरव्यू बता देता हूँ हमने आज क्या क्या किया। मोरल डेवलपमेंट में पहले कॉन्सेप्ट सीखा, स्टोरी की, ऑटोनोमस हेटेरोनोमस मोरालिटी की 6 स्टेजेस कोलबर्ग की थ्योरी को देखा, क्रिटिक्स को देखा, और लेवल 1 और जो इनकी 3 स्टेज इनके क्या नाम होते हैं एक तरीके से वो भी देखा आखिर में। तो ये हमारा आज था। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि दूसरे लर्नर्स हैं उनको फ्री मटेरियल का एक तरीके से लाभ हो सके, और मैं भी मोटिवेटेड फील कर सकूं आपके एक तरीके से शेयरिंग से, और आगे और भी ज़्यादा फ्री वीडियोस अपलोड कर सकूं और आप लोगों को एजुकेशन में और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लर्नर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी फिर भी कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं है आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल टेल यू द रिस्पॉन्स टू दैट। एंड आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।